नमस्कार विद्यार्थियों, शुभ संध्या। विद्या भारती काशी प्रांत यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत एवं अभिनंदन है। उत्तर प्रदेश बोर्ड इंटर की तरह 11th के वार्षिक परीक्षा के लिए मैं आप सबके समक्ष मॉडल प्रश्न पत्र लेकर के आज प्रस्तुत हूँ। आप सभी को इस मॉडल प्रश्न पत्र के आधार पर समझाने का प्रयास करूंगा कि यह मॉडल प्रश्न पत्र आप सबके लिए आज देख लेने से एक स्वरूप निकल कर आएगा। आप उसको अच्छे से देख करके उसी तरह की तैयारी करिएगा। यह मॉडल प्रश्न पत्र आपके समक्ष प्रस्तुत है। मॉडल पेपर 2022-23 कक्षा 11 विषय सामान्य हिंदी केवल प्रश्न पत्र आप सबके समक्ष ये उपस्थित है। खंड क जो कि पूर्णांक ये 100 नंबर का है। इसमें खंड क में गद्य गरिमा, काव्यांजलि और संस्कृत गद्य गरिमा, काव्यांजलि, कथा भारती से और नाटक से आपका सिलेबस रहता है। खंड ख में संस्कृत दिग्दर्शिका से कुछ चैप्टर प्लस व्याकरण के टॉपिक इसमें सम्मिलित हैं। तो हम खंड क के सबसे पहले हिंदी साहित्य के गद्य के इतिहास के प्रश्नों को, उसके बाद हिंदी साहित्य के पद्य के इतिहास के प्रश्नों को आपको यहाँ बता रहे हैं। जो आपके पेपर में 10 नंबर का आता है, उस 10 नंबर के लिए आप इसी तरह के मॉडल तैयार करेंगे तो निश्चित रूप से आपको वह प्रश्न देखने को पेपर में मिलेगा। तो आइए देखें, हम प्रेम सागर के लेखक हैं। प्रेम सागर एक खड़ी बोली के 4 उन्नायक, जो राजा शिव प्रसाद खड़ी बोली के 4 उन्नायक सदा सुखलाल, 4 उन्नायक लल्लू लाल, सदा सुखलाल और उसके बाद इंशाल्लाह खां, सदल मिश्र खड़ी बोली के 4 उन्नायक। खड़ी बोली के 4 उन्नायक जो है उन्हीं में से एक ने प्रेम सागर की रचना किया है। तो प्रेम सागर के लेखक इसमें मुंशी दास सुखलाल, इंशाल्लाह खां, लल्लू लाल, सदल मिश्र, ये जो है चारों खड़ी बोली के 4 उन्नायक हैं। क्योंकि हिंदी साहित्य के इतिहास में खड़ी बोली के उत्थान के लिए इन्होंने चारों ने विशेष प्रयास किया था, जिसमें लल्लू लाल और सदल मिश्र फोर्ट विलियम कॉलेज के शिक्षक भी थे। ये वेतनभोगी शिक्षक थे और ये दोनों जो है इंशाल्लाह खां और सदा सुखलाल ये वेतनभोगी नहीं थे। ये अवैतनिक कार्य करते थे फोर्ट विलियम कॉलेज में, जिसकी स्थापना 1800 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ था। तो हम मुंशी दास सुखलाल का जो ये प्रेम सागर के लेखक, इसमें जो है लल्लू लाल, प्रेम सागर के लेखक कौन है, ये विकल्प इसमें आपके लल्लू लाल होंगे। तो ये आपने देख लिया होगा प्रश्नोत्तर संख्या 1 के क में जो विकल्प में आया है वह है आपके प्रेम सागर के लल्लू लाल। तो आप लिखेंगे कैसे, प्रश्नोत्तर संख्या 1 डाल करके, प्रश्नोत्तर संख्या 1 डाल करके ऑप्शन उतारेंगे। ऑप्शन जैसे इसमें लल्लू लाल है, यानी इसमें लल्लू लाल, तो सी विकल्प या हिंदी में रहेगा तो ग विकल्प डाल करके लल्लू लाल आप लिखेंगे। तो दूसरा इसी तरह से है आगे, राजा भोज का सपना। ये हिंदी साहित्य के उत्थान के लिए या खड़ी बोली के उत्थान के लिए 2 राजाओं ने भी प्रयास किया था। वे राजा भोज का सपना, तो इसमें किशोरीलाल गोस्वामी, शिव प्रसाद सितारे हिंद, इंशाल्लाह खां, रामचंद्र शुक्ल। तो जो इसमें जो है शिव प्रसाद सितारे हिंद और राजा लक्ष्मण सिंह, ये 2 राजा थे। ये हिंदी खड़ी बोली के विकास में इन्होंने भी अपना पूरा प्रयास किया था। तो राजा भोज का सपना के कथाकार है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। ये जो है आलसियों का कोड़ा भी लिखे हैं। बहरहाल जो यहाँ आपका विकल्प है राजा भोज का सपना के कथाकार है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। आप देख रहे होंगे कि इसमें जो राजा भोज का सपना दिखा है, इसमें राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें आपका ग है, परीक्षा गुरु, जो कि बहुत महत्वपूर्ण, ये अक्सर पेपर में पूछता रहता है। परीक्षा गुरु के रचयिता या परीक्षा गुरु के रचनाकार कौन है? परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास की रचना है और यह उपन्यास है। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास भी कहा जाता है। कभी कभी यह सीधे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, परीक्षा गुरु के रचनाकार कौन है।
या परीक्षा गुरु के रचयिता कौन है? तो परीक्षा गुरु के रचयिता इसमें प्रेमचंद, बालकृष्ण जयशंकर प्रसाद, तो लाला श्रीनिवास दास। तो इसमें जो परीक्षा गुरु है, परीक्षा गुरु के रचयिता लाला श्रीनिवास दास, जो नीचे विकल्प दिया गया है। तो ये जो नीचे विकल्प दिया गया, तो परीक्षा गुरु है क्या? परीक्षा गुरु हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है। अगला क्वेश्चन जो है इसमें नीचे देख रहे होंगे आप, बाला बोधनी पत्रिका के संपादक, भारतेंदु युग के खड़ी बोली के जनक, भारतेंदु युग के आधुनिक खड़ी बोली के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कई पत्रिकाओं का प्रकाशन किया। हरिश्चंद्र मैगजीन, हरिश्चंद्र चंद्रिका और बाला बोधनी, कवि वचन सुधा। उन चारों पांचों में से बाला बोधनी पत्रिका के भी संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। तो नेक्स्ट ये जो आप देख रहे हैं बाला बोधनी पत्रिका के संपादक के विषय में जो आप देख रहे हैं वह यही है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने बाला बोधनी पत्रिका का संपादन किया। जी, बाला बोधनी पत्रिका का उन्होंने जो संपादन किया नारी उत्थान के लिए किया, समाज में नारी का विकास कैसे हो इसको आधार बना करके इन्होंने भारतीय बाला बोधनी पत्रिका का संपादन किया। नेक्स्ट पांचवा जो इसमें अंग दिया है अतिचार, ये हिंदी गद्य के आरंभिक चरण की रचना है। अतिचार रचना के संपादक या रचनाकार कौन है? बाल मुकुंद गुप्त जो कि द्विवेदी युग के हैं, किशोरीलाल गोस्वामी जो कि द्विवेदी युग के हैं, नाभा दास जो राम भक्त शाखा के हैं। इसमें मुंजिन विजय ये जो है अतिचार के रचनाकार है। मुंजिन विजय यह कभी कभी इन पांचों प्रश्नों में से सबसे कठिन है, आपका यही अंग का प्रश्न है, इसलिए इसमें से एक ऐसा प्रश्न आपके समक्ष दे दिया। किसी तरह में से गद्य में से पांच में से एक ऐसे किसी नए प्रश्न देते हैं और सब रिवाइज क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, लेकिन यहाँ यही आपके अतिचार के रचनाकार संपादक आपके मुंजिन विजय है। इनको हमने आज को आपके मॉडल के रूप में दिया। दूसरा जो कि पद्य साहित्य से रहता है, आदिकाल का एक अन्य नाम क्या है? आदिकाल को वीरगाथा काल, चारण काल, सिद्ध सामंत काल, अधपतन सिद्ध सामंत काल और अपभ्रंश काल है ना, अपभ्रंश काल, आरंभिक काल, प्रारंभिक काल, कई नामों से जानते हैं। तो किसने कौन सा नाम दिया वही विकल्प में दिया गया है। आदिकाल का एक अन्य नाम स्वर्णयुग, स्वर्णयुग भक्ति काल को कहा जाता है। सिद्ध सामंत काल जो कि ये आदिकाल को हम सिद्ध सामंत काल कहते हैं, आदिकाल को हम सिद्ध सामंत काल कहते हैं। यानी आदिकाल का अन्य नाम वीरगाथा काल, सिद्ध सामंत काल, बीजोपन काल, चारण काल और उसके बाद आरंभिक काल, प्रारंभिक काल। तो उन विकल्पों में से एक विकल्प आपका मिल रहा आदिकाल का अन्य नाम, वह है सिद्ध सामंत काल। श्रृंगार काल रीतिकाल को कहते हैं, भक्ति काल आप जानते हैं, पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल कहते हैं। इसमें ख वाला जो इतिहास का क्वेश्चन है, रामचंद्र शुक्ल ने जिस काल को वीरगाथा काल कहा उसे आदिकाल किसने कहा? ये देखिए फिर आपके सामने आ गया। तो जितने आदिकाल को हम जो नाम दिए हैं, बताए हैं आपको, आदिकाल को वीरगाथा काल डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने दिया, आदिकाल को चारण काल और वीरगाथा काल, चारण काल और संधि काल डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने दिया, और आदिकाल को वीरगाथा काल आचार्य शुक्ल ने दिया, आदिकाल को आदिकाल नाम डॉक्टर अजय प्रसाद द्विवेदी ने दिया, और आदिकाल को सिद्ध सामंत काल राहुल संकृत्यायन ने दिया। तो रामचंद्र शुक्ल ने जिस काल को वीरगाथा काल कहा उसे आदिकाल किसने कहा? हाँ, आपके समक्ष जो विकल्प है वह डॉक्टर हजार प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर हजार प्रसाद द्विवेदी ने रामचंद्र शुक्ल ने जिस काल को वीरगाथा काल कहा था उसे इन्होंने आदिकाल नाम दिया। वैसे ये दोनों मानते हैं, रामचंद्र शुक्ल वीरगाथा काल आदिकाल दोनों मानते हैं, लेकिन डॉक्टर हजार प्रसाद केवल हजार ये आदिकाल ही मानते हैं। तीसरा जो आपके समक्ष आप जो देख रहे होंगे प्रश्न, ये काव्यखंड से अष्टछाप के कवियों का संबंध भक्ति काल के किससे है? अष्टछाप ये भक्ति काल में ही है। अष्टछाप भक्ति काल को दो भागों में बांटा गया है, सगुण भक्त शाखा और निर्गुण भक्त शाखा। सगुण भक्त शाखा में आता है आपको ज्ञानाश्रयी प्रेमा, निर्गुण भक्त शाखा में ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी, और सगुण भक्त शाखा में आता है कृष्ण भक्त शाखा और राम भक्त शाखा। उसी सगुण भक्त शाखा में जो कृष्ण भक्त शाखा है, अष्टछाप के कवियों का संबंध इसी कृष्ण भक्त शाखा से है।
अष्टशाप में 8 कवि हैं, जिनमें 4 कवि विठल नाथ के और 4 कवि उनके पिता वल्लभाचार्य के हैं। तो यहाँ जो प्रश्न आपका बनता है, शाप के कवियों का संबंध किससे है? वो कृष्ण भक्त शाखा से है। राष्ट्र कवि की उपाधि से विभूषित है। जी हाँ, आप ये जानते होंगे, राष्ट्र कवि हिंदी का पहला राष्ट्र कवि कहीं कहीं महाकविभूषण को मानते हैं, कहीं कहीं मैथिली शरण गुप्त को मानते हैं। लेकिन ये जो आपके विकल्प में है वो राष्ट्र की उपाधि से विभूषित हैं राम कुमार वर्मा, मैथिली शरण गुप्त, नेक्स्ट आपको महादेव वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। लेकिन जो आपके सामने जो आप विकल्प देख रहे होंगे वो विकल्प है आपका मैथिली शरण गुप्त। जब ये पूछा जाए हिंदी के पहले राष्ट्र कवि, अगर विकल्प में महाकविभूषण है तो महाकविभूषण को लगाइए, फिर आप मैथिली शरण गुप्त को न लगाइए, क्योंकि मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के हैं और महाकविभूषण रीतिकाल के हैं। महाकविभूषण को एक राज दरबार से राष्ट्र कवि की उपाधि से भूषित किया गया। मैथिली शरण गुप्त को महात्मा गांधी ने राष्ट्र कवि की उपाधि से सुशोभित किया उनके भारत भारती रचना पर। अब आप पांचवा निम्नलिखित में से किस पत्रिका का संपादन पंडित प्रताप नारायण मिश्र ने किया था? आप ये जो देखते होंगे पंडित प्रताप नारायण मिश्र, ये भारतेंदु युग के हैं। तो भारतेंदु युग में हरिश्चंद्र मैगजीन, हरिश्चंद्र चंद्रिका, ब्राह्मण, कव्यचन सुधा, बाला बोधिनी, ये सारी पत्रिकाएं प्रकाशित हुआ करती थी। जिसमें आपको जो दिख रहा है उसमें हिंदी प्रदीप जो है वह पंडित प्रताप नारायण मिश्र की पत्रिका है। ये जो 2 प्रश्न हुए आपके एमसीक्यू के प्रश्न रहते हैं, ये प्रश्न आप अच्छे से तैयारी करें। गद्य खंड से पद्य खंड से 5-5 रहते हैं। इन 5-10 प्रश्न को आपको एमसीक्यू के लिए पूरी तैयारी के साथ रहेंगे, पूरे के पूरे नंबर मिलते हैं। इसलिए आज आप इसे अच्छी तरह से पढ़ें और उसको हर काल के, आदिकाल, भक्तकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल में जो भी आते हैं आपके भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, छादोत्तर, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, सभी को आप तैयार करेंगे। अब तीसरा प्रश्न जो आप देख रहे होंगे इस स्क्रीन बोर्ड पर, वह गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सब उन्नतियों का मूल धर्म है, यानी आपको अगर उन्नति करना है तो अपने धर्म को कभी भूलना नहीं है। इसके सबके पहले धर्म की ही उन्नति करनी उचित है। धर्मनीति राजनीति परस्पर मिली है, इससे उनकी दिन दिन कैसे उन्नत होगी। उनको यहाँ देखो, तुम्हारे यहाँ धर्म के आड़ में नाना प्रकार की नीति, समाज गठन, वैदिक आदि है। तो ये जो है आदि भरे हुए हैं। सब उन्नतियों का मूल धर्म है। आपको इसमें जो पहला प्रश्न पूछा है इस प्रकार से 2 प्रश्न रहेंगे, एक अथवा का रहेगा और एक ऊपर रहेगा। आपको जो अच्छा लगे, जो प्रश्न आपको अच्छा लगे, ये 5 प्रश्न है, 2 नंबर के एक प्रश्न है। और इसमें आपको ये देखना है पाठ का नाम और लेखक का नाम। जी हाँ, पैराग्राफ को इतना बढ़िया पढ़िए कि इस पैराग्राफ को पढ़ करके आपको ये ज्ञान हो जाए किस पाठ का है। तो आप देख रहे होंगे कि सब उन्नतियों का मूल धर्म है, इसके पहले धर्म की ही उन्नति करना। तो उन्नत शब्द से आपको लग रहा होगा ये भारत और सुन्नत कैसे हो सकती है। भारत और सुन्नत कैसे हो सकती है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने 1884 ईस्वी में बलिया के ददरी मेले में उन्होंने वहां अपने भाषण में यह जो है बोला था कि हमारे हिंदुस्तानियों का उत्थान कैसे होगा, और उन्होंने भारत की उन्नति के लिए वहां एक सभा संबोधित किया था। उसी समय 84 में उन्होंने भारत उन्नति कैसे, वर्षोन्नत कैसे हो सकती, उन्होंने यह निबंध संग्रह लिखा था। और इसमें यह प्रश्न दिया गया है गद्यांश के पाठ में लेखक का नाम। तो पाठ का नाम भारत और सुन्नत कैसे हो सकती है, लेखक का नाम खड़ी बोली के, आधुनिक खड़ी बोली के जनक भारतेंद्र हरिश्चंद्र। आप लिख करके उसको काली पेन से अंडरलाइन करेंगे। पाठ का नाम भारत और सुन्नत कैसे हो सकती है, और लेखक का नाम खड़ी बोली के जनक, आधुनिक खड़ी बोली के जनक भारतेंद्र हरिश्चंद्र, दोनों लिख करके उसको आप अंडरलाइन करेंगे। रेखांकित अंश की व्याख्या, ये जो रेखांकित है सब उन्नतियों का मूल धर्म है। आपको विकास करना है, चाहे जिस क्षेत्र में, चाहे धर्म के क्षेत्र में, विद्या के क्षेत्र में, और व्यवसाय के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में उन्नत करना है तो अपने कर्तव्य, अपने धर्म को कभी भूलना नहीं चाहिए। अब इसमें दिया है
इसके सबसे पहले में धर्म की उन्नत करनी पड़ेगी। आपको सब प्रकार की उन्नत करने के लिए पहले में अपने धर्म को सुदृढ़ बनाना पड़ेगा, मजबूत बनाना पड़ेगा, उस मार्ग पर चलना पड़ेगा। इससे पढ़ करके आप इसकी व्याख्या करेंगे। अंग्रेजों की धर्म नीतियां किससे जुड़ी है पढ़ेंगे आप। देखो, अंग्रेजों की धर्म नीति राजनीति पर मिली है, राजनीति से जुड़ी है। हमारे यहाँ की धर्म राजनीति से नहीं जुड़ी है, लेकिन अंग्रेजों की नीति जो है वह राजनीति से जुड़ी है। अंग्रेजों की उन्नत का रहस्य क्या है आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे अंग्रेजों की धर्म नीतियां किससे जुड़ी है। फिर उसके बाद दिया अंग्रेजों की उन्नत का रहस्य क्या है, इससे उनकी दिन दिन कैसे उन्नत होती उनको जाने दो। अपने यहाँ देखो, तुम्हारे यहाँ धर्म की आड़ में नाना प्रकार की समाज गठन वैदिक आदि भरे हुए हैं। उन्नत के लिए हमें क्या करना चाहिए, उन्नत के लिए हमें अपने धर्म को मजबूत बनाना चाहिए, धर्म की उन्नत करनी चाहिए। उन्नत करने के लिए पहले हमें अपने धर्म को मजबूत करना चाहिए, उसकी उचित प्रकार से देख रेख करना चाहिए। तो कुल मिलाकर के ये पढ़े। अथवा नीचे प्रश्न दिया है प्रेम की भाषा शब्द रहित है। ये आपके जो है आचरण की सभ्यता एक चैप्टर है, सरदार पूर्ण सिंह जो द्विवेदी युग के लेखक हैं, वो उन्होंने लिखा है आचरण की सभ्यता। उन्होंने कुल 6 निबंध लिखा है, उसमें एक है आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, कन्यादान, मस्त योगी वाट हिटमैन। तो उसी में से जो आचरण की सभ्यता है उसी से दिया गया है। प्रेम की भाषा शब्द रहित है, तो देखिए यहाँ पाठ का नाम लेखक का नाम दिया है। अथवा में जो करना हो आपको उसमें से आप ये प्रश्न गद्यांश पाठ का नाम लिख देंगे। द्विवेदी युग के लेखक सरदार पूर्ण सिंह है और पाठ का नाम है आपका आचरण की सभ्यता। रेखांकित अंश की व्याख्या प्रेम की भाषा शब्द रहित है, नेत्रों की कपोलों की मस्तक की भाषा शब्द रहित है। आप प्रेम की भाषा वह शब्द रहित है, उसे वाणी के द्वारा व्यक्त नहीं कर सकते। इसको पढ़ करके इसकी व्याख्या करेंगे आप। जीवन का तत्व किससे परे है, शब्द से परे है। जीवन का तत्व किससे परे है, शब्द से परे है, भाषा से परे है। बस एक शब्द आप लिखेंगे, जीवन का तत्व शब्द से परे है, इसी में 2 नंबर मिलेगा। सच्चा आचरण किससे युक्त है, सच्चा आचरण भाषा से युक्त है। आचरण का रूप कैसे प्रत्यक्ष किया जा सकता है, आचार विचार से आचरण का रूप प्रत्यक्ष होता है। अब ये आपका जो बताया गया प्रश्न ये 10 नंबर का है। 5 क्वेश्चन आते हैं पैराग्राफ से, उन्हीं पैराग्राफ में से 5 को लिखना है। विद्यार्थियों आपको ध्यान देना है कि जो आप ये देख रहे हैं इसमें गद्य का आप 5 प्रश्न अथवा कभी कभी बच्चे दोनों कर देते हैं। अथवा मने चाहे ऊपर का करिए अथवा नीचे का करिए, आप दोनों अथवा मने नहीं समझ पाते हैं। अब यहाँ पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ये भी 10 नंबर के आते हैं। तो इसमें जो है काव्यांजलि से आता है। काव्यांजलि जैसे हमने गद्य में आपको दिया है आचरण की सभ्यता से, और दूसरा था भारत और सुन्नत कैसे हो सकती है, दो था, उसी तरह से अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा से भी आ सकता है। यानी ये 3 चैप्टर आपके बहुत महत्वपूर्ण है कि भारत और सुन्नत कैसे हो सकती है, आचरण सभ्यता और अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा। इससे इसी तरह का प्रश्न बन करके आ सकता है। प्रिय विद्यार्थी इसको ध्यान दीजिए, तीनों चैप्टर को आप पैराग्राफ पढ़ो, आप उसमें से प्रश्न पढ़ो या ना पढ़ो, लेकिन पूरे पाठ को पढ़ोगे तो बड़े आराम से आप उसके प्रश्न निकाल सकते हैं पैराग्राफ में पढ़ के, चाहे जिस चैप्टर का आ जाएगा। तो उसी तरह से पद्यांश में जो दिया गया है, ये पहले हमने आपको कबीर पर दे दिया है, कबीर के बाद फिर नीचे हमने आपको दे दिया है। इसके प्रश्न के बाद बता दें आपको भरत के महिमा का, भरत महिमा जो कि वो रामचरितमानस से लिया गया है। इसमें जो है कबीर जो है, कबीर का इसमें हम दोहा दिए हैं, तो चाहे कबीर का दोहा करिए, चाहे भरत महिमा से क्या कहते हैं कई उसमें जो भरत के महिमा का वर्णन किया गया है वह रामचरितमानस के अयोध्या कांड से लिया गया है। लेकिन यहाँ जो बह रहे हैं, कै बिरहिन कै मीच दे, कै आपा दिखलाए, 8 पहर का दाजड़ा मुंह पे सहान जाए, कबीर रेख सिंदूर की, ये आपके कबीर दास के हैं, ये दोहे से लिए गए हैं। इसके प्रश्न दिए गए हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ऊपर से कोई 2 लाइन आपकी रेखांकित रहेगी, इसी की आपको व्याख्या कर देना है, ठीक है। उसके बाद दिया है पाठ और कवि का नाम। पाठ लिख देंगे आप साखी, और लेखक कवि का नाम लिखेंगे आप, कवि का नाम समाज सुधारक
समाज सुधारक भक्ति काल के निर्गुण भक्त शाखा के समाज सुधारक कबीरदास जी हैं। उसके बाद प्रस्तुत पद में कबीर के, इसमें ये प्रश्न बता दिया है। इन प्रश्नों को पढ़ करके उससे करेंगे। फिर अथवा में दिया है शगुन खीर अवगुण जलताता मिले रचे पर पंच विधाता। ये जो आपको चौपाई दिया गया है, यह चौपाई जो है भरत महिमा से लिया गया है। भरत महिमा रामचरितमानस के अयोध्या कांड से लिया गया है। इसमें से भी आप जो है ये जो दोहा चौपाई दिया है, ये भी आपको पाठ का नाम और कवि का नाम लिखना है। पाठ का नाम भरत महिमा लिखेंगे, ब्रैकेट में लिख देंगे रामचरितमानस, यानी भरत महिमा ब्रैकेट में रामचरितमानस के अयोध्या कांड से लिया गया है। ये है आपका। उसके बाद जो इसमें दिया गया है प्रस्तुत पद्यांश के पास रेखांकित अंश की व्याख्या। मान लीजिए यही रेखांकित है शगुन, ये इसमें जो दिया गया भरत हंस रघुवंश तड़ागा जन्म कीन गुण दोष विभागा। हंस रूपी भरत ने सूर्य वंश रूपी ताड़ाग में तालाब में जन्म लेकर के गुण और दोष को अलग कर दिया है। इतने का अर्थ हुआ कि भरत हंस रूपी भरत ने सूर्य वंश रूपी तालाब में जन्म लेकर के गुण और दोष को अलग कर दिया है। इसमें शगुन खीर अवगुण जलताता, गुण रूपी खीर और गुण रूपी जल को मिला करके विधाता ने जो इस संसार की सृष्टि किया है उसको विभेद करने वाले, अलग करने वाले सूर्य वंश में अगर किसी ने जन्म लिया है तो वे भरत हैं। तो आपको रेखांकित अंश की भी हो गया व्याख्या। विधाता ने इस सृष्टि का निर्माण कैसे किया है, गुण रूपी खीर और अवगुण रूपी जल को मिलाकर किया है। 2 नंबर को हो गया, है ना। और इसमें बता रहा है कि अगला घ वाला प्रश्न है आपका, भरत ने किस रूप में जन्म लिया है, यानी हंस रूपी, हंस के रूप में जन्म लिया है। हंस, भरत हंस रविवंश तड़ाका, हंस रूपी भरत ने। उसके बाद दिया है श्री राम भरत के विषय में क्या वर्णन कर रहे हैं, ये आप इस सुन रघुबर बानी विबुध देख भरत पर हेत सकल सराहत राम सो प्रभु को कृपा निकेत। प्रभु को कृपा निकेत, कृपा के सदन, कृपा के सागर प्रभु श्री राम जी की वाणी को सुन करके सभी उनकी भरत पर न्यौछावर जब भरत पर इतनी उनकी प्रशंसा करते हैं तो सारे देवता, सारे लोग उनकी जो है सराहना करने लगते हैं। यही इसमें बताया गया। श्री राम भरत के विषय में यही वर्णन करते हैं। ये 2 प्रश्न आपका गद्य से, गद्यांश से 5 प्रश्न, वो पद्य से 5 प्रश्न रहता, अथवा में दिया रहता है किसी योग को करना है। निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए इनके महत्वपूर्ण रचनाओं का उल्लेख कीजिए। प्रिय विद्यार्थियों, वो साहित्यिक परिचय पूछ रहा है, आप जीवन परिचय भरते चले जाते हैं, कहाँ पढ़े कहाँ लिखे, उनके माता पिता, यानी उन्होंने साहित्य पर क्या क्या किया। जैसे आचार्य महाविशाल द्विवेदी ने इस सरस्वती पत्रिका, नागरिक सभा से सरस्वती पत्रिका प्रकाशित होने वाली, उसको जो है इंडियन प्रेस से सरस्वती पत्रिका का संपादन किया, रसग्रंजन का रचना लिखा। यानी उनकी जो साहित्य जगत पर उन्होंने कार्य किया ये आपको दिखाना है, और उनके महत्वपूर्ण रचनाओं को विधा सहित लिखे तो और अच्छा है। 5 नंबर का ये आचार्य महाविशाल द्विवेदी, सरदार पूर्ण सिंह, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, इनमें से कोई न कोई एक आपका जरूर रहेगा। इनका साहित्यिक परिचय और जीवन परिचय आप लिखेंगे। भारतेंद्र हरिश्चंद्र लिखेंगे तो इनका जो है साहित्यिक परिचय प्लस विधा सहित, विधा में इनका नाटक कहानी निबंध सब विधा सहित दिखाए उनकी आप। खा में भी 5 नंबर का निम्नलिखित में कीजिए, कवि का साहित्यिक परिचय, उनकी महत्वपूर्ण रचनाओं को उल्लेख कीजिए। तो यह है 5 नंबर का संत कबीरदास, गोस्वामी तुलसीदास, महाकवि भूषण। अब देखिए इसमें से जो है गोस्वामी तुलसीदास जी का जैसे आप जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय करते हैं, साहित्य पर उनकी क्या उपलब्धि है, रामचरितमानस उन्होंने लिखा, किस सन में लिखा और कितने दिन में लिखा, और वो उन्होंने पहले किसे सुनाया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब रामचरितमानस लिखा सबसे पहले रसखान को सुनाया, और उनकी रचनाएं जो 12 रचनाएं हैं, 12 रचनाओं पर जो हो, जैसे रामचरितमानस में, रामचरितमानस या अवधी भाषा में लिखा गया है, इसमें 12 कांड है। इसी तरह से सभी पर खोज करके विनय पत्रिका जो है वह ब्रजभाषा में लिखा गया, उनका जो है यह काव्य है। इस तरह से सभी को विधा सहित लिखने का प्रयास करें। महाकवि भूषण जो वीर रस के रीतकाल के कवि कहे जाते हैं, इन पर भी लिखे तो अच्छा रहेगा।
उसके बाद आपका अगला जो प्रश्न है, बलिदान अथवा आकाशदीप कहानी का सारांश लिखिए। ये दोनों कहानी है। कहानी आपने ये 2 पाठ ही सिलेबस में इस बार चल रहा है। उत्तर प्रदेश बोर्ड के द्वारा निर्धारित जो सिलेबस है उसी सिलेबस पर आधारित इसमें पाठ्यक्रम आपको सब डाले गए हैं। तो उसमें बलिदान और आकाशदीप दिया है। बलिदान आकाशदीप कहानी का सारांश, अधिकतम 80 शब्दों में सारांश या कथानक या कथा वस्तु जो आप लिख देंगे दोनों हो जाएगा। अथवा इसमें आकाशदीप अथवा बलिदान कहानी का उद्देश्य, इनमें से किसी का उद्देश्य पूछ सकता है और किसी का कथावस्तु पूछ सकता है। तो ये आपके 5 नंबर के हैं सुंदर लेख में, एक पेज में बढ़िया आप लिखेंगे। और कहानी के कहानीकार कौन है ये जरूर लिपिबद्ध किया करें कि कहानी किस पर आधारित है, कहां से ली गई है, इसके लेखक कौन है, ये चीज जरूर दिखाएं आप। 7वां प्रश्न है आपके, स्वपठित नाटक के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न के उत्तर दीजिए। नाटक आप सब में सूतपूत नाटक चलता है। तो जैसे यहाँ लिखा है पहला कुहासा और किरण नाटक, उसके बाद सूतपूत नाटक। तो छात्र विद्यार्थी जो ये देख रहे होंगे इसमें कई नाटक 1 2 3 4 और दिया होगा 5, तो सोचते हैं इसमें से कौन करें। तो आपके सिलेबस में ये दूसरा ही आपके सिलेबस में है। सूतपूत नाटक के चतुर्थ की समीक्षा कीजिए अथवा सूतपूत नाटक के प्रमुख पात्र आपके कर्ण है। प्रमुख पात्र कौन है? पात्र या पात्रा। अगर पात्रा लिखना के लिए आ गया तो कुंती का चरित्रण इसमें लिखा जाता है। पात्र का चरित्रण इसलिए हमने बताया कि कर्ण का चरित्रण करेंगे, अगर पात्रा आ गया तो उसमें जो है कुंती का चरित्रण करेंगे। तो इनमें से अथवा रहता है, आपको दूसरे का अथवा करना है, न कि इसका अथवा करना है। तो पहले में अथवा है, दूसरे में अथवा है, तो इस तरह तीसरे में अथवा है, तो आपको कोई एक करना है। जैसे आपके सिलेबस में इलाहाबाद में चलता है सूतपूत नाटक, तो सूतपूत नाटक करिए अथवा सूतपूत नाटक के प्रमुख पात्र का चित्रण करिए। अब आपका अगला है 8वां प्रश्न निम्नलिखित। अब आपका ये 50 नंबर का प्रश्न पूर्ण हुआ। जैसा कि आप बोर्ड इस पर देख रहे होंगे, ये 50 नंबर के प्रश्न आपके ज्यादा लिखने रहते हैं, इसलिए टाइप मैनेजमेंट करके, टाइप को मैनेज करके उसको लिखे, सुंदर लिखे। सुंदर लिखने में क्वेश्चन न छूट जाए इसका भी ध्यान देना है। आपका प्रश्न अगर छूटा तो सीधे वो उस नंबर का प्रश्न वहां नहीं रहता है। 8वां, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। भारत स्वतंत्रता आंदोलन इदम नगरम प्रधान केंद्रम आशीत श्री मोतीलाल नेहरू महामना मदन मोहन मालवीय आजादो नाम कर चंद्रशेखर। ये जो आप देख रहे हैं ये पहले पार्ट का है, ये पहले पार्ट से लिया गया है। भारत इसमें जो है भारत स्वतंत्रता आंदोलन में, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में यह नगर प्रधान केंद्र है। केंद्र था मोतीलाल नेहरू, महामना मदन मोहन मालवीय, आज चंद्रशेखर आजाद और अन्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानी इसी पावन भूमि से उठ करके आंदोलन किया था। ठीक, संचालन किया राष्ट्र नायक पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं क्रीड़ा स्थली करभूम से। राष्ट्र के नायक पंडित जवाहरलाल नेहरू की क्रीड़ा स्थली भी है। तो चाहे आप इसका अनुवाद करें संदर्भ सहित, है ना, और चाहे जो है हिमालय, ये जो है ये पाठ है वो उसका पहले का है, और यह है हिमालय का। अयम पर्वतराजा भारत उत्तर सीमा, यह पर्वतराज भारतवर्ष की उत्तर सीमा में। इन दोनों में से कोई एक को आप हिंदी अनुवाद करके आपको लिखना है। अब आपका नीचे दिया गया निम्नलिखित संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो इसमें जो है पहला है ए नास्तिका निष्क्रिया से गुरशास्त्रांगन, वो भी 7 नंबर का। यह जो है सदाचार पाठ से हो सकता है। सदाचार जो स्क्रीन देख रहे होंगे आप निश्चित रूप से इस श्लोक को देख करके आप समझ गए होंगे किस पाठ से लिया गया है। तो आपको हम ये बता देना चाहते हैं दोनों सदाचार का है। अगर एक सदाचार का रहेगा तो एक गीतामृतम का अवश्य रहेगा, इनमें से कोई एक जरूर रहेगा। ए नास्तिका निष्क्रिया से, जो नास्तिक होते हैं, ए नास्तिका निष्क्रिया गुरशास्त्रांगिना अधर्मं ज्ञा दुराचार बोधगता, जो नास्तिक होते हैं और निष्क्रिय होते हैं, गुरु और शास्त्रों का उल्लंघन करते हैं, अधर्मी होते हैं, दुराचारी होते हैं, बहुत कम आयु तक जीवित रहते हैं। इसका हिंदी अनुवाद करना है, व्याख्या नहीं करना है। तो आपको स्पष्ट रूप से सुंदर लेख में संदर्भ इसका अनुवाद करना है। नीचे के श्लोक से आप सुपरिचित होंगे। इस श्लोक का भी हिंदी अनुवाद अथवा में चाहे इसका करें चाहे इसका,
इनमें से कोई न कोई एक आएगा, या गीता मृतम से भी आ सकता है। अब आप देखें निम्नलिखित मुहावरे लोकोक्तियों में से किसी एक का करिए। अंधे के हाथ बटेर, खरबूजे को देखकर खरबूजे रंग बदलता है, अक्ल का दुश्मन उल्टी गंगा बहाना। ये 4 दिए हैं, किसी एक को कर देंगे तो आप 2 नंबर हो जाएगा आपका। तो यह जो बताया गया यह है उल्टी गंगा बहाना, विपरीत कार्य करना, और अंधे के हाथ बटेर बिना प्रयास का फल प्राप्त हो जाना, या आस्तीन का, या हाथ कंगन को आरसी क्या, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता का, फूल सूंघना, कम खाना, कलम तोड़ना, सुंदर लिखना, है ना। अब इस प्रकार के प्रश्न जो है इसमें जो दिए गए हैं, ये हमको आपको, ये मुहावरे में भी 2 नंबर का आता है। निम्नलिखित शब्दों के संविच्छेद, ये आपका लोकोक्तीय मुहावरे था, इसमें से एक करना है। निम्नलिखित शब्दों का, हाँ, इसका अर्थ लिख करके वाक्य प्रयोग कर दे तो आपका पूरा नंबर मिलता है। निम्नलिखित शब्दों के संविच्छेद, इसमें 3 दिए गए हैं, तीनों 1-1 नंबर का। महेश्वरा का संविच्छेद इसमें विकल्प में दिया गया है, तो सीधा आपका विकल्प है महाधन ईश्वर महेश्वर। अब ये संधि विकल्प आपको पहचानना है। यद्यप का संविच्छेद, तो यहाँ यदा धन अप, यह धन दप, यदि धन अप, तो ये सी विकल्प सही है। तो आप ख नंबर डाल करके, इसमें क नंबर डाल करके विकल्प सीधे लिख देंगे डी, महाधन ईश्वर। तो आपका उत्तर हो जाएगा, ख नंबर डाल करके डाल देंगे यदि धन अप, तो ये उत्तर सही हो जाएगा। पवनम का संविच्छेद में आप जो है सी नंबर डाल करके पो धननम लिख देंगे। आपको सी विकल्प क्यों डाल के छोड़ देंगे तो दिक्कत, यानी वो अच्छा नहीं है, बल्कि आप इनके उत्तर आप लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है, निम्नलिखित शब्दयुग में से किसी एक शब्दयुग का सही अर्थ चुनकर लिखिए। एक कभी कभी लिखा रहता है, कभी कभी दे देते हैं कि इसका अर्थ लिखिए। अन्न, अन्य, अन्य माने, अब इसमें 4 विकल्प दिया है, आप देख करके इसको समझ सकते हैं। अन्न माने अनाज, अन्न माने दूसरा, अन्न माने भोजन, अन्न माने भोजन, और अन्न माने भोजन, अन्न माने भोजन और अनेक, बेकार दूसरा गेहूं और गण। आप देख रहे होंगे कि ये जो उत्तर है ये पूरा सटीक उत्तर बता रहा है। तो अन्य, ये जो बताया गया अनाज और दूसरा, अन्न माने अनाज, अनाज में गेहूं, चना, मटर, सरसों, कुछ भी, और अन्य माने दूसरा। इसी तरह से आपका आ सकता है अविराम, अविराम, ठीक है ना, तरण, तरणी, और उसके बाद जगत, जगत, ठीक है ना, अनल, अनिल, कुल, कुल। इस तरह के प्रश्न आपके आ सकते हैं। ये दिया भी है अनल, अनिल, तो अनल माने हवा और अनिल माने आग, तो आपको अनल माने हवा, यानी अनल माने आग, और अनिल माने वायु या हवा। ये जो डी विकल्प है, अनल माने आग और अनिल माने यहाँ जो बता रहा है वह हवा है। लेकिन कभी कभी आप गड़बड़ा जाते हैं, हवा और जो है पानी लिख देते हैं, जल और आग लिख देते हैं। तो अनल जो जल रहित है यानी आग, अनिल यानी वायु, ये आपको ध्यान देना है। आपके सिलेबस में नाम और आत्मन 2 हैं शब्द रूप, उनमें से किसी का भी विभक्ति और वचन पूछा जा सकता है। ये आपका 2 नंबर का है। नामाभ्याम इस बार मैंने बीच में डाल दिया, द्वितीया दे दिया, तो पंचमी द्विवचन नामाभ्याम, एक वचन में नाम, नाम, नामना, नामने, इस तरह का रहता है। और ये जो है विकल्प जो दिया गया है, नामाभ्याम किस विभक्ति और वचन का रूप है, तो पंचमी विभक्ति द्विवचन। तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, ये जो है तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, ये तीनों जो है पंचमी विभक्ति द्विवचन है। और आगे जो दिया गया अगला प्रश्न, 2 नंबर दिए गए विकल्पों में से हंस शब्द का सही अर्थ नहीं है। कभी कभी क्या करता है, 2-3 शब्द दे देते हैं, कहते हैं इनके 2-2 अर्थ लिखिए, लेकिन इस बार मैंने इस तरह दे दिया कि हंस शब्द का सही अर्थ नहीं है। तो सही अर्थ यानी आत्मा हो सकता है, एक पक्षी हो सकता है, सूर्य हो सकता है, हंसना नहीं है, हंस का हंसना नहीं होगा, हंसना। तो इसलिए इसमें ये अब दे सकता है निम्नलिखित विकल्पों में से किसी, नीचे आपको सब दे देंगे, अर्क दे देंगे, द्विज दे देंगे, सारंग दे देंगे, उसके बाद जो है अर्थ दे देंगे, उसके 2-2 अर्थ लिखे। द्विज का जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, द्विज का दांत, द्विज का पक्षी,
उसी तरह से यहाँ जैसे हंस के इतने शब्द हुए, एक पक्षी, सूर्य और आत्मा, ये लिखने को भी दे सकता है और इसमें छाटने को भी दे सकता है। किसी तरह से किसी दो वाक्य को शुद्ध करके लिखें। ये वाक्य दिया गया है, वाक्य सदैव गलत अगर कहा है तो कुछ न कुछ गलत होगा। तुम तो कुर्सी में बैठे हो, कुर्सी पर बैठा जाता है, कुर्सी में नहीं बैठा जाता है। तो यहाँ जो है तुम तो कुर्सी पर बैठे हो ऐसा लिखना है। दो करना है, क्या वह अपनी परीक्षा दी, क्या उसने अपनी परीक्षा दी, वहां वह की जगह उसने होगा। खड़ग एक उपयोगी अस्त्र नहीं शस्त्र है और प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार हो गया, मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया। इस तरह से आप प्रश्नों को सही चुनेंगे तो शुद्ध शुद्ध का भी ध्यान देंगे और हमें क्या क्या उसमें शुद्ध करना ये भी देखना है। अब दिया वाक्यांश के लिए एक शब्द, अधिक निरर्थक बोलने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा, वाचाल, मितभाषी, वक्ता और विदुर दिया है। तो वाचाल अधिक बोलने वाला, अधिक निरर्थक बोलने वाला, सब का होगा वाचाल, कम बोलने वाला मितभाषी, वह बोलने वाला वक्ता। तो इस तरह से ये आपके 2 नंबर के इसमें से रहेंगे। अगर ये 2 नंबर का है, यहाँ नंबर नहीं छपाया, ये 2 नंबर का है और अगर 2 रहेगा तो 1-1 नंबर का रहेगा। 12वां प्रश्न है, 12 में 3 प्रश्न आते हैं। रस अलंकार, आप में श्रृंगार रस, वीर रस, करुण रस, हास्य रस और शांत रस, ये 5 रस हैं। 2 रस आपके सामने हैं, कोई इसमें से आपका आ सकता है। हास्य रस का स्थायी भाव उत्साह होता है, हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। इसकी परिभाषा लिख करके, उदाहरण लिख करके आप स्पष्टीकरण दे सकते हैं। दूसरा जो आप देख रहे हैं, आप लोगों के सामने लिखा हुआ है अनुप्रास अलंकार अथवा श्लेष अलंकार। आपके सिलेबस में शब्दालंकार, अर्थालंकार है। शब्दालंकार में अनुप्रास, यमक, श्लेष और अर्थालंकार में उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा, भ्रांतिमान। तो यहाँ आपको अनुप्रास अलंकार और श्लेष अलंकार 2 अलंकार दिया है। किसी एक अलंकार की परिभाषा, उदाहरण और स्पष्टीकरण स्पष्ट रूप से लिखें। ऐसे प्रश्नों में एक नीली पेन से परिभाषा करिए तो काली पेन से आप उदाहरण दीजिए, फिर नीली पेन ने काली पेन लगा करके आप स्पष्टीकरण दीजिए। आप दोहा अथवा चौपाई छंद, संपूर्ण रामचरितमानस दोहा सोरठा चौपाई से भरा हुआ है। कोई भी दोहा, कबीर के दोहे, रहीम के दोहे और कोई रामचरितमानस का दोहा लिख करके उसका लक्षण उदाहरण देना है। दोहा सोरठा में आप गलती कर देते हैं, दोनों अर्थ मात्रिक छंद है, लेकिन दोहा में पहले तीसरे में 13-13, दूसरे चौथे में 11-11, आप सोरठा का दोहा में कर देते हैं, दोहा का सोरठा में कर देते हैं। और चौपाई में 16-16 मात्राएं होती हैं। श्री रामचरितमानस का कोई भी चौपाई उठा करके लिख दीजिए, उसके बाद मात्रा उस पर गिन करके दिखा दीजिए, यही आपका रहा। 13वां प्रश्न आपका, किसी विद्यालय में प्रवक्ता पद है तो अपने जिला विद्यालय निरीक्षक को आवेदन पत्र लिखना। और क्या दिया है लिखिए, और 25 मार्च के नवभारत टाइम्स में प्रकाशित विज्ञापन के आधार पर टैगोर इंटर कॉलेज में फैजाबाद यूपी के व्यवस्थापक के नाम कार्यालय अधीक्षक के पद के लिए आप आवेदन पत्र लिखिए। कोई आप जो है एक आया था उसको चाहिए करिए, चाहे ऊपर करिए, या जो है आपका ऐसा भी आ सकता है अपने नगर के, अपने मोहल्ले की स्वच्छता के लिए नगर पालिका के अध्यक्ष को प्रार्थना पत्र लिखने के लिए, जो आपको कई बार हम आपको लिखा चुके हैं 11th में, 1-2 बार टेस्ट भी ले चुके हैं, तो इसलिए उसको आप लिख सकते हैं, वो भी है। और ऊपर वाला भी आ सकता है प्रवक्ता पद के लिए। ये आपका 6 नंबर का है। लास्ट क्वेश्चन है मित्रों, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर अपने शब्दों में निबंध लिखिए। 9 नंबर का, राष्ट्र के विकास में युवा पीढ़ी का योगदान। इस बार मैंने आप युवा पीढ़ी इसी का दे दिए। राष्ट्रीय एकता एवं सुरक्षा, दहेज प्रथा एक सामाजिक अभिशाप है, श्रम का महत्व, नर हो न निराश करो मन को, यानी नर हो निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ नाम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। श्रम के महत्व के बारे में, राष्ट्र के विकास में युवा पीढ़ी का क्या योगदान है, राष्ट्रीय एकता पर अगर बहुत बढ़ करके आएगा तो विज्ञान वरदान और अभिशाप है। तो मित्रों, विद्यार्थियों, आप सबके समक्ष जैसा भी रहा आप देखे होंगे, देखेंगे भी। आप यह जो आपको मॉडल प्रश्न पत्र दिया गया, इसी तरह का प्रश्न आपके कल आने वाली परीक्षा में
आपको पेपर में मिलेगा। तो इस तरह के प्रश्न पत्र को, इस तरह के मॉडल से युक्त प्रश्नों को पढ़ करके आप अपना जो YouTube देखे उसी के आधार पर पढ़ करके अपनी तैयारी करें। एक आपसे गुजारिश है, निवेदन है, आग्रह है कि कॉपी को स्वच्छ और सुंदर लेख में लिखें। सारे पॉइंट को अंडरलाइन करते जाएं। पाठ के नाम को, कवि के नाम को, लेखक के नाम को, साहित्यिक रचनाओं में जो है उसको विधा सहित लिखें। सारे चीज काली और नीली पेन का प्रयोग करके, सुंदर पेनों का उपयोग करके उसे लिखें। आप सबको कल आने वाले परीक्षा की ढेर सारी शुभकामनाएं। इसी के साथ नमस्कार।